एवं फ्रांसीसियों के बीच। ऑप्शन डी अंग्रेजों एवं मराठों के बीच। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में वर्ष 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। किसने? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में। आगे देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। फिर कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी के तट पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो ये यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का भी प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ये ला सापल की संधि किसकी? ला सापल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। किस संधि से? ये ला सापल की संधि से। तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, यानी कि फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए, जिससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। किससे? ला सापल संधि से। ये संधि कब हुई? 1748 ईस्वी से। 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो मद्रास फिर से अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। अब अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन में कहता है कि सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर आपका है ए निजाम उल मुल्क, ऑप्शन बी है ला बोर्डेन, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डुप्ले। जो ये कर्नाटक युद्ध हुए थे तो इसमें डुप्ले था, डुप्ले। तो सेंट थॉमस, आगे इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध 1746 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने पराजित किया था। जबकि प्रश्न में दिए गए विकल्प में पैराडाइज का विकल्प नहीं है, तो इसीलिए डुप्ले सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डुप्ले उस समय पुडुचेरी का गवर्नर था। इसमें पैराडाइज ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसलिए हमने इसको डुप्ले को मान लिया, क्योंकि डुप्ले उस समय कहाँ का? पुडुचेरी का गवर्नर था। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी? एएमपी करके बताया था ना। तो क्या हो जाएगा? मार्टिन ने पुडुचेरी की स्थापना की थी। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑप्शन सी गुलाबों का युद्ध, ऑप्शन सी 30 वर्षीय युद्ध। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी के लिए तो युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन में कह रहा है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी ने 1746 में ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा
कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। अगर कर्नाटक युद्ध में अगर पूछे कि तात्कालिक कारण क्या था, तो ये अंग्रेज बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी कंपनियों पर कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इसका तात्कालिक कारण था। आगे देखते हैं, अगले उसमें आ जाते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अभी हमने पढ़ा 1746 से 1748 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के पॉइंट 2 पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यूरोप पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं कि यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अभी संधि बताई थी ला सापेल की संधि जो 1748 में हुई। और आगे देखते हैं, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, प्लासी युद्ध का युद्ध, वाडीवास का युद्ध। ऑप्शन बी वाडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध, वाडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध, वाडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो आपको यहाँ पर क्रम वाइज लगाना है। तो क्रम वाइज सबसे पहले बक्सर का युद्ध, सबसे पहले किसका युद्ध होता है? प्लासी का, जो 1757 में होता है। सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है? देख लेते हैं एक बार। कालक्रम अनुसार घटना का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार है। देखो, पहले कब प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में। वाडीवास का युद्ध 1760 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, प्लासी का युद्ध, वाडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। अंग्रेजों के बीच और प्लासी का युद्ध हुआ था ना, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में ही तो हुआ था 1757 में। फिर है वाडीवास में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। जो वाडीवास का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी क्या हुए? पराजित हुए। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने अवध के नवाब मुगल सम्राट तथा मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। जो बक्सर के युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों के बीच, और अवध के नवाब कौन था? मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वाडीवास के युद्ध में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध किस वर्ष जंग लड़ी? अभी हमने देखा वाडीवास के युद्ध कब लड़ा गया, तो ये था 1760। ये क्वेश्चन आया हुआ है NBS PGT परीक्षा सितंबर 2019 का है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्च 45 क्वेश्चन पे आ गया। मार्च 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? 1602 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? अब मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, डच संयुक्त कंपनी थी। डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना कब की? 1602 में। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन में आ जाते हैं। तो एक्सप्लेन में लिखा हुआ कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हॉलैंड एवं शक्तिशाली राज्य नहीं बना। क्या नहीं बना? शक्तिशाली राज्य नहीं बना था, जिसकी केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो। इसलिए इस कंपनी के संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना तथा नीदरलैंड यानी हॉलैंड का संघीय रूप नष्ट नजर आता है। 1602 में डच हॉलैंड यानी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी यानी कि 65 लाख गिल्टर थी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और
पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, आक्रमण और विजय करने के संबंध में एकाधिकार दिया गया। इसका पूर्वी केंद्र बटेविया यानी वर्तमान जकार्ता में स्थित है। डच पूर्वी साम्राज्य का संचालन एवं प्रशासन संयुक्त कंपनी के माध्यम से किया जाता था। इसके साझेदार एक निजी गुट के रूप में कार्य करते थे। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 46 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 46 क्वेश्चन बोल रहा है कि डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया। ऑप्शन नंबर ए मालाबार, ऑप्शन बी नागपट्टनम, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी सूरत। तो ये कहाँ पर स्थापित किया था? तंजौर में। तो यहाँ एक्सप्लेन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो डेनमार्क ने भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के ट्रोंकोवोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजों के बाद डेन 1616 ईस्वी में भारत आए। तो अगर पूछ लें कि डेन कब आए, तो अंग्रेजों के बाद आए थे 1616 ईस्वी में। बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यह आयोग के उत्तर इसका जो ना आयोग ने बी माना है, जो कि गलत है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बम्बई दहेज में किसे मिला था। जब उस ऑप्शन ए ब्रिटिश चार्ल्स सेकंड को, ऑप्शन बी कालीकट के शासक जमोरिन को, ऑप्शन सी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन का इसका थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि बम्बई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज में किसे मिला। अभी क्वेश्चन पढ़ा। ऑप्शन नंबर ब्रिटिश चार्ल्स द्वितीय को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जमोरिन कालीकट के शासक को। और आगे है कि ऑप्शन सी है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, ऑप्शन डी है महारानी विक्टोरिया का। तो अभी ऑप्शन ए बताया था चार्ल्स द्वितीय को मिला था बम्बई दहेज में। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था। तो ये बम्बई दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 क्वेश्चन आ गए। तो 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया था। ये ऑप्शन ए इन्फेंटा, ऑप्शन बी चार्नॉक, ऑप्शन सी गेराल्ड ओंगियार, ऑप्शन डी हम्फ्री को। तो ये हो जाएगा ओंगियार, ऑप्शन सी गेराल्ड ओंगियार। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1665 में गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया। ओंगियार को मुंबई का संस्थापक माना जाता है। मुंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? ओंगियार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है दलदली स्थल सूता नदी में 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन ए कैप्टन विलियम हीथ, ऑप्शन बी सर चार्ल्स आयर, ऑप्शन सी जॉब चार्नॉक, ऑप्शन डी जॉन सरमन। तो ये थे जॉब चार्नॉक, जिसने तीन जगह को मिला करके कलकत्ता की नींव रखी थी। कौन था? सूता नदी, गोविंदपुर, एक और था मुझे याद नहीं आ रहा। इधर देखते नीचे। तो दलदली स्थली सूता नदी में एक सूता नदी, गोविंदपुर, एक का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो सूता नदी में 1690 में कलकत्ता की आधारशिला जॉब चार्नॉक ने रखी थी। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूता नदी अथवा सुतनौती भी बोलते हैं, जो कलकत्ता का स्थल को चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं कि मई
2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिए गए अपने निर्णय में जॉब चंद्रा को कलकत्ता का संस्थापक नहीं माना और कहा कि कलकत्ता इनके आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। तो सही बात है भाई, इन्हीं के आने से थोड़ी ना कलकत्ता स्थापित हुआ, कलकत्ता पहले भी तो रहा होगा। तो अब चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 52। पुर्तगाल के राजा ने मई 1487 ईस्वी में भारत की ओर से किसे भेजा था? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा JP दी केविल लहामो को, ऑप्शन B वास्को डी गामा को, ऑप्शन C कैबरल को, ऑप्शन D फ्रांसिस मार्टिन को। तो ये ऑप्शन हो जाएगा JP दी केविल लहामो को, केबिला हामो को। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चनों को भी अगर आपने पढ़ लिया ना, तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में फंसेंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी दे रखा है, जो कि हम कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके और सेंस लगा कर हम क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं चलो। तो पुर्तगाल के राजा जॉन ने मई 1487 ईस्वी में JP दी केबी लहामो को भारत भेजा था। केबी लहामो आदन लाल सागर होते हुए कालीकट यानी भारत पहुंचा। पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, जिसने वास्को डी गामा की स्वागत की। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं है? क्वेश्चन में यहाँ सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा कि सही पूछ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर A हुगली, ऑप्शन नंबर मसूलीपट्टनम, ऑप्शन B मसूलीपट्टनम, ऑप्शन C कराईकल, ऑप्शन D बालासोर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हुगली हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र बंगाल के हुगली में नहीं था। कहाँ नहीं था? हुगली में नहीं था, बल्कि चिनसुरा में था। भारत में अन्य डच वाणिज्यिक केंद्र था, जैसे मसूलीपट्टनम था, पुलकट में था, सूरत में था, बिमलीपट्टम, कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम और कराईकल में था, लेकिन हुगली में नहीं था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 54 क्वेश्चन में आ गए हम। डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन A कोचीन, ऑप्शन B सूरत, ऑप्शन C सईदाबाद, ऑप्शन D पुलिकट। ये हो जाएगा ऑप्शन D पुलिकट। अभी पढ़ा है ना हमने। अच्छा, आगे इसका वो देख लेते हैं क्या कह रहा है कि डच नीदरलैंड यानी हॉलैंड के मूल निवासी थी। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये डच कहाँ के निवासी थे? ये हॉलैंड के थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए। अभी वो जो इनका भारत में जो व्यापारिक कंपनियां आने का क्रम है, जैसे वैसे कि सबसे पहले कौन आया भारत? पहले डच वो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ऐसे करके। तो इन्होंने भारत आए और 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलकट में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया। अगर पूछें कि डचों ने सबसे पहला अपना उपनिवेश कहाँ स्थापित किया, तो ये आपका पुलिकट हो जाएगा, पुलिकट। डचों ने यहीं पर स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला था। जो पैगोडा सिक्कों का पैगोडा सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? डचों को जाता है। उल्लेखनीय है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की और उपनिवेश कहाँ? पुलिकट में स्थापित किया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं कि डच अपने प्रारंभिक चरण में काली मिर्च तथा